सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष। और इससे पहले अपन ने जस्ट अभी अपन डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके लिए मैंने कहा था अलग से लेक्चर लेंगे अपन। क्योंकि भाई ये टॉपिक अपने आप में बड़ा है और पिछला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए। तो सबसे पहली चीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के क्लासिफिकेशन। ये जो पूरा टॉपिक है ये 10 नंबर 20 नंबर पे भी आ जाता है, जैसा आपके यूनिवर्सिटी पैटर्न चल रहा हो उस तरह से। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग मेथड्स के बारे में। ठीक है, वाइवा सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वाइवा सेंट्रिक टॉपिक भी है ये, और एग्जाम सेंट्रिक यूनिवर्सिटी एग्जाम पे भी। एंड साथ साथ पीजी वीजी के लिए पीजी सेंट्रिक भी ये टॉपिक है। तो ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड होती है टेम्पररी। तो टेम्पररी मेथड में क्या आता है बैरियर। बैरियर मेथड या तो फिजिकल बैरियर या फिर केमिकल बैरियर। ठीक है, आईयूडीज, इंटरइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड्स, इमरजेंसी मेथड्स, मिसलेनियस मेथड्स भी होते हैं कुछ, और नेचुरल रेगुलेशन ऑफ फर्टिलिटी भी है। और दूसरा होता है टर्मिनल मेथड्स। तो इसका अगर टेबल बनाओगे तो एक में आ जाएगा स्पेसिंग और दूसरे में आ जाएगा टर्मिनल। टर्मिनल यानी परमानेंट मेथड्स, मेल स्टेरिलाइजेशन, फीमेल स्टेरिलाइजेशन। फिर स्पेसिंग मेथड्स। एक मिनट में एक नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं देख लूं। हाँ, तो कहाँ थे भाई अपन। एक को सुना है एयरप्लेन मोड में ना, वाईफाई बंद कर दो। ठीक है, तो अब कहाँ थे अपन। तो स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड एंड टेम्पररी। टेम्पररी यानी कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव प्रेगनेंसीज आइडियली होना चाहिए 3 साल का। पर कुछ लोग बहुत ही जल्दबाजी मचाते हैं, कुछ लोग पावर की गोली का काफी सेवन करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे शिलाजीत खाते रहते हैं और अलग अलग चीजें करते रहते हैं। तो 3 साल का आइडियली टाइम तो दे नहीं पाते, लेकिन आइडियली 3 साल का होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग को जो हवस चढ़ी रहती है तो वो तो एक एक साल 1.5 1.5 साल में भी भाई प्रोडक्शन उनकी चालू रखते हैं। फिर बैरियर मेथड्स की बात करते हैं तो क्या आ जाता है स्पेसिंग में। टेम्पररी। टेम्पररी में अपना एक बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आता है सबसे पहले कॉन्डम। अब सरकारी कॉन्डम का नाम क्या है, निरोध। ठीक है, निरोध आपको हॉस्पिटल्स में भी इजीली फ्री में मिल जाता है। मेथड क्या है, बैरियर मेथड फिजिकल। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, प्रिवेंट सीमेन बीइंग डिपॉजिटेड इन वेजाइना एंड दिस प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म विथ ओवम। मतलब स्पर्म और ओवम का मिलन को ये रोक देता है बीच में एज अ बैरियर। और वैसे ये चैप्टर तुमने देखा हो ना, तो 12th में तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, 12th का चैप्टर नंबर 4 में तुमने काफी डिटेल में भी एक बार देख चुके हैं। फिर भी रिवीजन और थोड़ा सा अपन इसमें हल्का सा एडवांस जाएंगे कुछ चीजों में बस। एडवांटेज क्या है इसका, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एचआईवी एंड अदर एसटीडीज। ठीक है, सबसे मेन इसका एडवांटेज तो ये होता है कि भाई एसटीडी से बचा सकता है। ठीक है, बाकी चीजें नहीं बचाती। इजी टू यूज है, सेफ है, लेस एक्सपेंसिव है, एक्सेसिबल है, अवेलेबल अंडर कमर्शियल सोशल मार्केटिंग। डिसएडवांटेज क्या है, डिक्रीज सेक्स सेंसेशन। तो आजकल उसके लिए भी कौन सा एक्स्ट्रा थिन और कौन कौन जमाने भर के कॉन्डम्स आ रहे हैं। इसका हाई फेलियर रेट है 2 to 3 to 14, मतलब 2 से लेके 14 पर 100 वुमेन ईयर, यानी पर इंडेक्स के हिसाब से भाई। तो इसका थोड़ा फेलियर रेट ज्यादा है। एंड वो भी क्योंकि यूजर डिपेंडेंट है भाई। कभी कभी यूजर ढंग से इसको यूज नहीं कर पाते, इसकी वजह से ये फेल हो जाता है। ठीक है, बाकी चीज बढ़िया है। चीज वाह, क्या चीज है, बढ़िया चीज है। ठीक है, तो फिर फीमेल कॉन्डम की बात करते हैं। फीमेल कॉन्डम भाई इन्वेंट किसने किया था, डैनिश कोई डैनिश एमडी थे भाई, लासे इटेसल। नाम बस एक बार सुन लो, याद रहे तो अच्छी बात है। फिजिकल बैरियर मेथड है। मैकेनिकल एक्शन क्या है, प्रिवेंट सीमन बीइंग डिपॉजिटेड इन वजाइना। ठीक है, एडवांटेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एचआईवी एंड एसटीडी। डिसएडवांटेज इसका भी फेलियर रेट ज्यादा है, 5 to 21 पर 100 वुमेन, यानी कॉन्डम से भी ज्यादा है भाई। ठीक है, फिर डू मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स कवर स्किन अराउंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यस, ये कवर करते हैं। ओनली टूल फॉर एचआईवी प्रिवेंशन एंड दैट वुमेन कैन इनिशिएट एंड कंट्रोल। तो वो है फीमेल कॉन्डम की भाई। फीमेल कॉन्डम भाई एक फीमेल के हाथों में है कि भाई इनिशिएट और कंट्रोल कर सकती है, एंड एचआईवी से अपने आप को प्रिवेंट कर सकती है, एचआईवी और एसटीडी से भी। मेल कॉन्डम मे कंटेन स्पर्मिसाइडल, जिसमें से नॉन ऑक्सिनॉल या फिर ऑक्टोजिनॉल नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है दैट कैन इमोबिलाइज एंड किल स्पर्म। ठीक है, पर ये मे भी प्रेजेंट है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब में प्रेजेंट होगा। इन फीमेल कॉन्डम नो नीड ऑफ स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड नहीं होते। फिर डायफ्राम या सर्वाइकल क्रैप एक नाम की चीज होती है। तो टाइप क्या है, बैरियर मेथड, जिसको अपन पीज या आई थिंक क्या नाम था इसका, फिजिकल बैरियर एक्चुअली में CAL है। ठीक है, इसमें आया नहीं अच्छे से।
फिजिकल बैरियर मेथड। मैकेनिज्म क्या है इसका? प्रिवेंट सीमन बीइंग डिपॉजिटेड इन वजाइना, इट शुड बी इंसर्टेड बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, इंटरकोर्स से पहले, मस्ट रिमेन इन प्लेस फॉर मोर देन 6 to 8 hours आफ्टर इंटरकोर्स। तो अगर पहले इसको, अगर मान लो पहले मान लो इंटरकोर्स से जस्ट पहले इसको आप इंसर्ट करिए, एंड फिर 6 से 8 घंटे तक के आपको इसको निकालना नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? चांसेस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ऑब्वियसली भाई टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि ये सर्वाइकल गैप थोड़ा अंदर डीपली, इतने 6 से 8 घंटे तक के अगर कोई चीज रहे तो ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया हो या कुछ हो तो बैक्टीरिया ग्रो करके और आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। इफ डायफ्राम इज लेफ्ट इन वजाइना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टाइम तक का रहा तो फिर तो आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, एसटीडी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ ईस्ट इन्फेक्शन एंड यूटीआई, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इससे प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन बाकी चीजों से आपको डिसएडवांटेज है। फेलियर रेट 6 से 12 पर 100 वुमेन ईयर, इसका भी ठीक मतलब ज्यादा ही है। वेजाइनल स्पंज, जिसका ब्रांड नेम है टुडे के नाम से बेची जाती है वेजाइनल स्पंज। क्लासिफिकेशन है इसका बैरियर मेथड, फिजिकल बैरियर मेथड। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म एक्शन क्या है? एक्चुअली कंबाइंस बैरियर एंड स्पर्मिसाइडल मेथड टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, कि भाई इसमें स्पंज में एक बैरियर भी हो गया और साथ साथ स्पंज के अंदर ना स्पर्मिसाइडल मिला के, तो ये दो का कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर है भाई हल्दीराम का। इट रिलीजेस स्पर्मिसाइड ड्यूरिंग कोइटस के टाइम पे ये स्पर्मिसाइड रिलीज करेगा। और स्पर्मिसाइड कौन सा केमिकल? नॉन ऑक्सिनॉल 1000 mg या 1 mg, नहीं 1000 mg कुछ ज्यादा हो गया ना, 1 ग्राम नॉन ऑक्सिनॉल होगा उसमें, सॉरी, ठीक है। तो 1 ग्राम या फिर 1000 mg नॉन ऑक्सिनॉल होगा उसमें। इट एब्जॉर्ब्स एजैकुलेट, स्पंज है तो एजैकुलेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लॉक्स एंट्रेंस टू सर्वाइकल कैनाल। डिसएडवांटेज क्या है? स्पंज मस्ट बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 6 hours आफ्टर एजैकुलेशन, 6 घंटे तक के भाई आपको उसको छेड़ना नहीं है। फेलियर रेट 9 to 20 पर 100 वुमेन ईयर फॉर नली पैरस, ठीक है। नली पैरस क्या होता है? जिसके बच्चे नहीं हुए एक भी, जो कि प्रेग्नेंट नहीं हुई अभी तक के। 20 to 40 पर 100 वुमेन इन पैरस वुमेन। तो भाई ये वेजाइनल स्पंज तो देखा जाए तो टुडे जो है वो अभी तक के यस्टरडे हो जाना चाहिए, बिकना ही नहीं चाहिए था, इतना ज्यादा इसका फेलियर रेट है। नीड टू बी प्लेस्ड ओवर द सर्विक्स टू बी अफेक्टेड, इसकी मतलब जहां पे इसको लगाना भी थोड़ा मतलब सर्विक्स के ऊपर प्लेस करना भी आना चाहिए, तो इतना आसान नहीं है इसको यूज करना। फिर आईयूडीज में क्या है? इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी इसका फुल फॉर्म। स्पेसिंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन पे आता है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आते हैं इनर्ट आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड थे ये। लिपीज लूप, 4 साइज होते हैं, ABCD, लार्जेस्ट साइज है। ग्राफेनबर्ग रिंग भी होता है, जिसका अपन फादर ऑफ ग्राफेनबर्ग को ना भाई फादर ऑफ आईयूडी भी कहा जाता है। तो पीजी क्वेश्चन हो गया वैसे। फिर सेकंड जनरेशन में इन 1970 कॉपर वाज एडेड टू आईयूडीज, ठीक है। कॉपर को ऐड किया जाता था आईयूडीज में, चालू किया गया। अर्लियर डिवाइस था कॉपर टी, जिसे ग्रेवी गार्ड के नाम से भी बेचा जाता है। कॉपर टी 7, कॉपर टी 220B। फिर न्यूअर डिवाइस आए कॉपर टी 380A और AG, तो इसे पैरागार्ड के नाम से बेचा जाता है। और कॉपर टी 375 इसे नोवा टी के नाम से बेचा जाता है, ठीक। और मल्टी लोड डिवाइस भी होते हैं, जिसमें से मल्टी लोड कॉपर 250, मल्टी लोड कॉपर 375, इनकी 5 ईयर की सेल्फ लाइफ होती है। ये जो A और AG है ना, इसका भी एक मतलब रीजन है कि इसमें सिल्वर क्यों मिलाया जा रहा है, कुछ क्यों तो आगे देखते हैं अपन क्यों मिलाया जाता है क्यों नहीं। एंड हाँ, ये सेकंड जनरेशन जो है तो ये मेडिकेटेड बायोएक्टिव आईयूडीज में, क्योंकि देखो इसमें भी भाई मेडिकेशन है कहीं ना कहीं, और इसमें तो भाई है तो हार्मोनल। थर्ड जनरेशन तो हार्मोनल आईयूडीज, मोस्टली प्रोजेस्टेरोन लीवोनॉर्जेस्ट्रल मिला के ही देते हैं, ठीक है। तो ये 2 कॉपर टी 380A जो है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, क्वेश्चन भी आता रहता है। तो व्हाट इज 380 क्या होता है, ठीक है। पहले एक बार कॉपर टी का ये डायग्राम देख लो, तो इसका आर्म है और ये इसका स्टेम है, ऐसे 2 डोरियां होती हैं, और ये डोरियां एक्चुअली में बाहर होती हैं, ठीक है। तो ये वजाइना इधर से दिख जाती, सर्विक्स वजाइना से दिख जाती है कि भाई अगर ये डोरिया गायब हो गई तो समझ जो या तो वो आईयूडी अंदर यानी कॉपर टी अंदर पहुंच गई या फिर गिर गई है, ऐसा भी हो सकता है। तो रेडियो अपेक कॉपर वायरस रैप्ड अराउंड द स्टेम एंड आर्म ऑफ पॉलीप्रोपाइल फ्रेम, एक पॉलीप्रोपाइल फ्रेम होता है, उस पे ना ऐसे कॉपर के जो वायर होती है उसको ऐसा रैप कर दिया जाता है एंड उसको पुट किया जाता है अंदर। 380 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस एरिया ऑफ कॉपर इन मिलीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, 380 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो एजी है एडिशनली कंटेन सिल्वर या फिर गोल्ड। तो ये गोल्ड और सिल्वर क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि कॉपर इटसेल्फ एज एन मेटलिक आयन विच हैज एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट। ये गोल्ड और या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर इस एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट को, कॉपर के एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट को, कॉपर आयन की एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट को बढ़ाता है। इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ कॉपर टी ट्रेमेंडसली, शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, ठीक है। कॉपर टी 388 और 380A और कॉपर टी 380 AG या AU 10 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है, 10 साल की। एक्चुअल इफेक्टिवनेस इज अप टू 12 ईयर्स बट रिप्लेस एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो भाई सोना चांदी अगर लगाए हो तो 10 साल तक के लेकर घूम सकते हो। मैकेनिज्म क्या है भाई इसका, डज नॉट इनहिबिट ओव्यूलेशन। ये तो बहुत बार ऑप्शन हो जाता है एमसीक्यूज में, खासकर पीजी बोलो या फिर अपने जनरल जो एमसीक्यूज बनते हैं इसमें, कि भाई कॉपर टी इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉपर टी ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करेगा। एक्ट्स प्रीडोमिनेंटली, एक सेकंड यार, acts predominantly in the uterine cavity. Acts predominantly in the uterine cavity and causing metabolic, enzymatic and non-specific inflammatory reaction in the endometrium. endometrium पे भाई ये रिएक्शन करते रहेगा, अपना कॉपर रिलीज करेगा और अपने जो स्पर्म्स है उनको मारते रहेगा। Act as a foreign body in the uterine cavity, making it difficult for sperm to ascend the uterine cavity. क्योंकि कॉपर भाई अपना ये कॉपर टी अपने आप में एक रिएक्शन क्रिएट, फॉरेन बॉडी रिएक्शन क्रिएट करता रहता है यूट्रस में, तो स्पर्म भी असेंड नहीं हो पाते उस चक्कर में, क्योंकि एंटीबॉडी सब पेल देती है, एकदम पहले एक्टिव रहती है। फिर ऑल्सो इंक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ट्यूबल मोटिलिटी भी बढ़ जाती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली स्पर्म उतने अच्छे से इफेक्टिवली असेंड नहीं कर पाते एंड अपना काम नहीं कर पाते, ठीक है। फिर आता है प्रोजेस्टेसर्ट। प्रोजेस्टेसर्ट क्या है, थर्ड जनरेशन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, रिलीज हार्मोन्स ऑन अ रेगुलर सस्टेन बेसिस विच हेल्प्स इन कंट्रासेप्शन। तो ये हार्मोन रिलीज करता है। रेट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कितना हो रहा है, तो 65 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। लोडिंग डोज 65 माइक्रोग्राम पर डे ये लोड होता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहता है। टोटल प्रोजेस्टेरॉन कंटेंट कितना होता है उसमें, 38 मिलीग्राम्स का, ठीक है, 38 मिलीग्राम्स। और ये एक दिन पे कितना चल रहा है, 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज कर रहा है। तो शेल्फ लाइफ इसकी होती है 1 से 1.5 साल तक की, 1 से 1.5 साल तक के आराम से ये 38 मिलीग्राम 65 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज होता रहेगा, तब जाके खत्म होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो डायरेक्ट लोकल इफेक्ट ऑन द यूट्राइन लाइनिंग, ऑन सर्वाइकल म्यूकस एंड पॉसिबली ऑन स्पर्म, ठीक है। तो लोकल इफेक्ट ऑन द यूट्राइन लाइनिंग एंड सर्वाइकल म्यूकस, ये सब तो आई थिंक तुमको समझ में आ ही गया होगा। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव है भैया, सबसे मेन चीज तो ईयरली रिप्लेसमेंट भी लग जाता है, ठीक। और हाईएस्ट रेट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, 9 टाइम्स मोर इसमें चांसेस हो जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो इसलिए प्रोजेस्टेसर्ट भाई देख संभल के यूज करना चाहिए। फिर आता है इसका फेलियर रेट। फेलियर रेट इसका बहुत कम है, देखा जाए तो 2 पर 100 वुमेन। फेलियर रेट कम है पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ गए आपका मतलब जिस एरिया पे बच्चा होना चाहिए वहां पे नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से तो फेलियर रेट भाई इसका बहुत कम है। पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं और बच्चा हो गया तो ज्यादा दिक्कत हो गई ना। फिर लीवोनॉर्जेस्ट्रल। लीवोनॉर्जेस्ट्रल तो भाई काफी फेमस आईयूसीडी, ये तो ऐसा आईयूसीडी भी है और ऐसा ये जो केमिकल है ना, ये काफी, ये जो कंपाउंड है फार्मा में भी मैंने पढ़ाया था कि भाई काफी यूजफुल कंपाउंड में से एक आएगा। तो थर्ड जनरेशन हार्मोनल आईयूसीडी LNG-20 मिरेना के नाम से बेचा जाता है इसको, LNG-20 रिलीज 20 माइक्रोग्राम ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रल पर डे। एक आईयूसीडी यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस मिरेना LNG-20 जिसे बोलते हैं, और ये 20 क्या है, 20 माइक्रोग्राम ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रल पर डे ये रिलीज करता रहेगा। कब तक की इसकी शेल्फ लाइफ है, 10 साल तक की। लो प्रेगनेंसी रेट है भाई इसका 0.2 पर 100 वुमेन ईयर, काफी ज्यादा इफेक्टिव है अपने आप में। लेसर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नहीं हो रही, लोअर ब्लीडिंग, बस इससे एक दिक्कत है कि इससे कभी कभी लोअर ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब आपको ब्लीडिंग के कंप्लेन हो सकती है पेशेंट को। एक्सपेंसिव टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन वाइडर स्केल, तो ये वाइडर स्केल पे इसलिए इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं क्योंकि महंगी होती है। साइड इफेक्ट्स ऑफ आईयूसीडी क्या है भाई, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के साइड इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, नॉर्मली अकर्स एज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आफ्टर आईयूडी इंसर्शन।
एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी हो जाती है आईयूडी इंसर्ट करने के बाद, यूजुअली सेटल विद इन 1 to 2 months। अगर 1 to 2 months के बाद भी हो तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। टू मैनेज ब्लीडिंग एपिसोड आयरन टेबलेट दी जाती है 200 mg TDS 3 times a day इंटू 8 वीक तक के 2 साइकिल्स तक यानी। इफ ब्लीडिंग नॉट सबसाइडिंग इवन आफ्टर 2 cycles चांसेस ऑफ एनीमिया टू ऑकर, इसलिए फिर रिमूवल कर देते हैं कि भाई अगर एनीमिया हो गया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रिमूव कर दो, कोई दूसरे मेथड की तरफ अपन बढ़ेंगे। ब्लीडिंग अकाउंट्स फॉर 10 to 20% ऑफ ऑल आईयूडी रिमूवल्स, यानी कि मतलब 100 में से 10 या 20% जो पेशेंट्स होंगे, 100 में से 10 या 20 पेशेंट्स ऐसे होंगी जिसको ब्लीडिंग होती रहेगी 2 महीने से ज्यादा भी, तो इसलिए उनका आईयूडी रिमूव करना पड़ जाता है। फिर सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है पेन। पहला है ब्लीडिंग, दूसरा है पेन। पेन कब हो सकता है? ड्यूरिंग आफ्टर, एक तो देखो मेंस्ट्रुएशन पे पेन होगा, वो तो होगा ही होगा, वो तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तो ड्यूरिंग और आफ्टर में सीवियर पेन हो रहा है। यहाँ अगर सीवियर पेन हो रहा है तो समझ जाओ भाई यूट्राइन परफोरेशन इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। नलीपैरस एंड दोज हु हैव नॉट अ चाइल्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, उनको ये ज्यादा दिक्कत करेगी, क्योंकि भाई नलीपैरस वुमन का ना डायलिटेशन नहीं होता सर्वाइकल कैनाल का, एंड उसकी वजह जब अपन इसे इंसर्ट करेंगे आईसीडी को तो उन्हें ज्यादा दर्द होगा, ज्यादा दर्द फील होगा। फिर मैनेज कैसे करेंगे? माइल्ड एनाल्जेसिक देंगे और वेट एंड वॉच। अगर माइल्ड एनाल्जेसिक के बाद भी उनको दर्द जा नहीं रहा है, उनके फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पेन हो रहा है, तो फिर अपन को इसको चेंज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नेवर प्रिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं तो पता चला भाई परफोरेशन है, परफोरेशन की वजह से दर्द हो रहा है, अब तुमने दर्द सप्रेस कर दिया, परफोरेशन की वजह से इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है एंड वो फैल गया, इन्फेक्शन हुआ कुछ भी, तो बस लेने के देने पड़ जाएंगे। चल रहा है ना भाई, मैं जितना ये बकबक कर रहा हूँ 16 मिनट से, हाँ चल रहा। फिर इफ पेन स्टिल परसिस्ट, रिमूव करो। पेन कितना काउंट करता है? 15 to 40% ऑफ आईयूडी रिमूवल्स, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी विद आईयूडी इन सिटू, प्रेगनेंसी भी हो सकती है आईयूडी होने के बाद भी, तो 50% ऑफ यूट्राइन प्रेगनेंसी ऑकर विद डिवाइसेस इन सिटू एंड्स इन अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन तरफ बढ़ते हैं। अभी आई थिंक एक कोई वीडियो काफी वायरल हुआ था जहां पे बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसके हाथ में आईयूडी लेकर पैदा हुआ है वो बच्चा, तो वो भी काफी फैसिनेटिंग बोलो या मतलब अजीब अजीब भी नहीं, फैसिनेटिंग इज अ वर्ड। भाई आपने जिसको रोकने की कोशिश की वह वही शस्त्र लेके नीचे मतलब इस दुनिया पे आया है काफी फैसिनेटिंग किस्सा है वो, अपने आप में देख सकते हो तुम, वो वीडियो सर्च कर सकते हो। मैनेज कैसे करेंगे भाई? इफ वुमेन रिक्वेस्ट लीगली इंड्यूस अबॉर्शन कर दो। इफ वुमेन वांट्स टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर आईयूडी है फिर भी प्रेग्नेंट होगी और वो चाहती प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें और थ्रेड अगर विजिबल है, ठीक है, आईयूडी में थ्रेड विजिबिलिटी काफी जरूरी होता है, तो फिर आईयूडी को आप रिमूव करो जेंटली। इफ वुमेन वांट्स टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी बट थ्रेड्स आर नॉट विजिबल, में बताया था ना कॉपर टी में जैसे थ्रेड होता है ऐसा नीचे जो 2 लटक रहे होते हैं, वो थ्रेड अगर विजिबल नहीं है तो रिमूव द आईयूडी एंड परफॉर्म एमटीपी, तो फिर आपको एमटीपी करना पड़ जाएगा, भले ही अब उसकी इच्छा है फिर भी। और यूट्राइन परफोरेशन, एक चौथा साइड इफेक्ट यूट्राइन परफोरेशन जो कि 0.3% होता है, पर है उसके चांसेस भी, तो माइग्रेट्स इनटू पेरिटोनियल कैविटी कॉजिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यूट्रस को फाड़ के निकल के कहा इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। पेरिटोनियल एडिशन भी कर सकता है, पेरिटोनियम से एडियर हो गया, चिपक गया, और उसके बाद फिर रिएक्शन कॉज करा रहा है, इन्फेक्शन कॉज करा रहा है। मोस्ट फ्रिक्वेंट व्हेन इंसर्शन इज डन बिटवीन 48 आवर्स एंड 6 वीक्स पोस्टपार्टम। मोस्ट फ्रिक्वेंट कब देखने को मिल सकता है भाई ये यूट्राइन परफोरेशन? इस टाइम पे 48 आवर्स एंड 6 वीक्स पोस्टपार्टम। परफोरेशन में बी कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक एंड डायग्नोज ओनली व्हेन सर्चिंग फॉर मिसिंग आईयूडी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई परफोरेशन हुआ है, वो कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है, एंड जब कब डायग्नोज हुआ? जब कहीं आईयूडी मिस हो गई, ठीक है, आईयूडी मतलब आईयूडी कैसे कि थ्रेड्स विजिबल नहीं है और हिस्ट्री थी कि भाई इनको 1 साल पहले 2 साल पहले इनका आईयूडी इंसर्शन हुआ है, तो फिर पेल्विक एक्सरे करेंगे, पेल्विक एक्सरे पता चलेगा अच्छा यहाँ पे परफोरेट होके आईयूडी यहाँ पे अटकी हुई है, तो अब इस अटकी हुई आईयूडी को अपन निकालेंगे एंड परफोरेशन को हील करने के लिए अपन जो भी अगर प्रोसीजर होगा वो करेंगे, परफॉर्म करेंगे। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक दिक्कत है, प्रोजेस्टासर्ट की वजह से होती है, इसका हाईएस्ट चांस है। फिर एक साइड इफेक्ट है एक्सपल्शन, रेट वेरी बिटवीन 12 to 20% पार्शियल या फिर कंप्लीट,
तो एक्सपल्शन यानी कि भाई निकल गया अपने आप, एक्सपल आउट हो गया। आपने आईयूडी लगाया 15 वो 10 से मतलब 10 से 20% चांस है कि भाई या तो आधा निकल जाएगा, पूरा ही कंप्लीटली अलग हो जाएगा, एक्सपल हो जाएगा, एक्सपेल्ड हो जाएगा। फिर ऑकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स फॉलोइंग इंसर्शन और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट फ्यू वीक्स और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भाई पता चला आईयूडी निकल गए। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत बार कि फीमेल का ध्यान नहीं रहता। फिर एडवांटेजेस ऑफ आईयूडी, सिंपलिसिटी है भाई, नो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, आप आए इंसर्ट किए चले जाओ। इंसर्शन टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स, वंस इंसर्टेड आईयूडी स्टे इन प्लेस एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड। इनएक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सस्ता है, कंट्रासेप्टिव इफेक्ट इज रिवर्सिबल, हाईएस्ट कंटिन्यूएशन रेट कि भाई इसको निकालने के बाद भी आपकी फर्टिलिटी कंटिन्यू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि आप फर्टाइल नहीं रहे या कुछ दिक्कत हो गई। नो नीड फॉर कंटिन्यूस मोटिवेशन, एक बार लगाए इसके बाद आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि जैसे पिल्स है या फिर कुछ और मेथड्स है उसमें आपको कंटिन्यू उसको देखते रहना पड़ेगा या फिर आपको उसको खाते रहना पड़ेगा या इंसर्ट कराते रहना पड़ेगा या कॉन्डम्स को पहनना पड़ेगा, तो वो सब नहीं करना पड़ता। कहाँ थे भाई अपन, ये क्या हो गया इसको, कहाँ गया भाई, एक सेकंड फिर से खोलना पड़ेगा। कहाँ थे भाई अपन, चल रहा है ना, ठीक है। सिंप्लिसिटी, इनएक्सपेंसिव, हाईएस्ट कंटिन्यूएशन रेट, ये सब हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं जो कि मेन चीज आ जाती है भाई, किस पे ये यूज नहीं करना है आईयूसीडीज। एब्सोल्युटली जिस पे बिल्कुल नहीं, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी वाला किस में मत घुसाओ, ठीक है, पहले से बच्चा है तो आईयूसीडी घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज चल रही हो तो नहीं, वेजाइनल ब्लीडिंग ऑफ अनडायग्नोस्टिक एटियोलॉजी हो तब भी नहीं, कैंसर ऑफ सर्विक्स, यूट्रस और एडनेक्स और पेल्विक ट्यूमर, इसमें भी आईयूसीडी नहीं मतलब पुट ऑन करनी है। आई थिंक ऐसे पेशेंट्स पे तो कोई चाहता भी नहीं कि भाई हो, कौन बोलेगा सामने से कि भाई कीमो की जगह आप आईयूसीडी घुसाओ। फिर प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर कोई हिस्ट्री रही हो तो भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि भाई आपको आईयूसीडी नहीं पुट करनी है। फिर रिलेटिव कि भाई कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, पर मोस्टली अपन कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं कि भाई यहाँ पे देख संभल के ही आईयूसीडी को पुट करना है अगर करोगे तो। एनीमिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिंस लास्ट प्रेगनेंसी, प्रेजेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्टॉर्शन ऑफ यूट्राइन कैविटी ड्यू टू कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस या फाइब्रॉइड, ये सारी चीजें हो रही है तो देख के। एटलीस्ट लेडी हैज वन चाइल्ड देन आईयूडी इंसर्शन इज प्रेफरेबल, एटलीस्ट एक चाइल्ड तो होना ही चाहिए सेफ्टी के लिए। पता चला तुमने कवारी पे आईयूडी घुसा दिया और कुछ दिक्कत हो गई, अब वो कवारी की कवारी ही रह जाएगी पूरी, अब नहीं हो पा रहा उसका आगे कुछ। तो इससे अच्छा है कि भाई एक बच्चा हो जाए, ठीक है, एक एटलीस्ट एक हाथ में हो, फिर देख लो एक पेट में है कि नहीं है, ऐसे इस तरह की बात हो गई। टाइमिंग ऑफ आईयूडी इंसर्शन कब है भाई, इसकी टाइमिंग ड्यूरिंग और सून आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के बाद या उसके बीच में भी कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन बीच में करना काफी हौच-पौच हो जाएगा, तो उसके जस्ट आफ्टर बाद जैसे ब्लीडिंग एंड होती है तभी। विद इन 10 days ऑफ बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, की बिगनिंग ऑफ विद इन 10 days, बिकॉज द डायमीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल इज ग्रेटर, सर्वाइकल कैनाल सर्वाइकल बिकॉज द डायमीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल इज ग्रेटर, बिकॉज द सर्वाइकल डायमीटर का सर्वाइकल कैनाल बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे डायलिटेशन हो जाता है, डायलिटेशन की वजह से डायमीटर बढ़ जाता है, डायमीटर बढ़ जाता है तो इजीली आप आईयूडी पुट ऑन कर सकते हैं। फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यूट्रस रिलैक्स्ड एंड मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आर मिनिमल, तब आप आईयूडी पुट कर दो। इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी विद इन 48 आवर्स पोस्टपार्टम आईयूसीडी इंसर्शन, पीपीआईयूसीडी इंसर्शन का एक जो क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, भाई पीपीआईसीडी क्या है, तो भाई पीपीआईसीडी का मतलब पहली बार तो फुल फॉर्म लिखोगे, पोस्टपार्टम आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्शन। कब देते हैं, इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी, जैसे डिलीवरी उसके 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर भाई आप आईयूसीडी को इंसर्ट कर दो। पोस्ट प्लेसेंटल हो सकता है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा आईयूसीडी इंसर्शन भी कर सकते हैं। पोस्ट प्लेसेंटल रिस्क क्या हो गया, परफोरेशन, हाई एक्सपल्जन रेट, परफोरेशन भी हो सकता है उस टाइम पे, और एक्सपल्जन, हाई एक्सपल्जन रेट के भी चांसेस होते हैं, एक्सपल्स हो सकता है, एक्सपेल्ड आउट हो सकता है। आफ्टर 6 to 8 वीक्स ऑफ 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी तब भी आप आईयूडी पुट कर सकते हो। उस चीज अपन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोस्ट प्यूरपेरल इंसर्शन, पोस्ट प्यूरपेरल इंसर्शन।
6 मंथ के बाद, अगर डिलीवरी 6 मंथ के बाद, तो इंटरवल आईयूसीडी, और आफ्टर लीगली इंड्यूस फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। तो ये तो इतने सारे तरीके से मतलब ये जितने पॉइंट्स है ना, ठीक है, टाइमिंग है आईयूडी इंसर्शन के, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम है, कब कैसे देना है। शेल्फ लाइफ क्या है आईयूसीडीज की, तो कॉपर आईयूडीज की जो शेल्फ लाइफ अप्रूव्ड ईयर ऑफ यूज है 3 से 5 साल तक यूज करो, उसके बाद चेंज कर दो। प्रोजेस्टासर्ट 1 से 1.5 साल, नोवा टी 5 साल, फिर कहाँ गए अपन, ठीक है, नोवा टी 5 साल, एलएनजी आईओडी 7 से 10 साल, कॉपर टी 380A सबसे ज्यादा 10 साल आराम से। वैसे तो इसके मतलब 12 साल तक के चल सकती है, तो 10 साल के बाद बोलते हैं कि रिप्लेस करो। कैन आईओडी बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? यस, कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी अप टू 5 days आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग विच द प्राइमरी कंट्रासेप्शन इज बिलीव्ड टू बी फेल्ड। ठीक है, तो इसको एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इमरजेंसी कंट्रासेप्शन आईयूडीज, मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, 99% इफेक्टिव कहलाता है। अब बात करते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में आएंगे अपने कंबाइंड ओसीपीज, कंबाइंड में मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक। मोनोफेजिक में क्या है, ओसीपी डिलीवर्स सेम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एवरी डे। ठीक है, बाइफेजिक में ओसीपी डिलीवर्स सेम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एवरी डे फॉर फर्स्ट 21 days ऑफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद अपन इसका एक मतलब फेज है। मोनोफेज में क्या है, एक फेज है, एक कांस्टेंट फेज में चल रहा है सब कुछ। बाई फेज में क्या हो गया कि पहले अपन ने आपने पहले के 21 दिन आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे एस्ट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देन एक सेकेंड फेज आया जहां पे आपने एस्ट्रोजन को कम कर दिया। ठीक है, तो बाईफेजिक ओसीपी कहलाएगी। ट्राईफेजिक में क्या है, कांस्टेंट और चेंजिंग एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन, वेराइंग प्रोजेस्टेरॉन कंसंट्रेशन थ्रू आउट साइकिल। तो एक अलग अलग फेजेस में अलग अलग कंसंट्रेशन हो रही है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की। ऑन बेसिस ऑफ डोसेज, स्टैंडर्ड डोज पिल्स जो होती हैं उसमें होता है एथेनाइल एस्ट्राडायोल, जो कि होता है 50 माइक्रोग्राम से ज्यादा, मोर देन 50 माइक्रोग्राम। फिर लो डोज पिल, इसमें एथेनॉल एस्ट्राडायोल होता है 30 से 35 माइक्रोग्राम, और वेरी लो में हो जाता है 20 माइक्रोग्राम। ठीक है, स्टैंडर्ड में कितना है, मोर देन या इक्वल टू 50 माइक्रोग्राम। लो डोज में अगर लो डोज की बात करेंगे तो 30 से 35, और वेरी लो, तो वेरी लो में भाई 20 माइक्रोग्राम। ठीक है, मिलीग्राम को मत बोलना, मिलीग्राम में तो ऐसी तैसी हो जाएगी, माइक्रोग्राम। हॉर्मोन्स है ना भाई, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स तो इवन नैनोग्राम पे भी अगर बॉडी पे एक्ट कर रहे हो तो भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, तो ये तो फिर भी माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम यानी कि 10⁻⁶ ग्राम्स। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कंबाइंड ओसीपीज, कंपोजिशन क्या क्या हो गया, तो जैसे माला एन बहुत चलती है। ठीक है, माला एन, तो उसमें इथेनाइल एस्ट्राडायल होता है वही 30 माइक्रोग्राम, प्लस नॉर्जेस्ट्रल, नॉर्जेस्ट्रल कितना हो गया 150 माइक्रोग्राम। इसको एमजी में भी लिख सकते हो आप, तो ये इसके लिखे हुए हैं यहाँ पे वैल्यूज। फिर लो डोज ओसीपी, ऑब्वियसली लो डोज में आ रहा है ये 30 माइक्रोग्राम, लो डोज के अंदर आता है 30 से 35, और नॉर्जेस्ट्रल कितना है 150 माइक्रोग्राम। न्यू लो डोज ओसीपी, एक और मतलब आजकल नया नया एक मटेरियल आया है जिसको बोलते हैं फेमिलॉन या फिर इलोजन। इसमें क्या कंपोजिशन है भाई, एथेनाइल एस्ट्राडायोल है इसमें 20 माइक्रोग्राम। ठीक है, यानी वेरी लो डोज पिल, प्लस डेजोजेस्ट्रल। तो ये अगर कोई आपको बोले फेमिलॉन या फिर इलोजन का कंपोजिशन बताओ, तो ये होगा इथेनॉल एस्ट्राडायोल 20 माइक्रोग्राम प्लस डेसोजेस्ट्रल 150 माइक्रोग्राम। वेरी लो डोज पिल के अंडर पे आएगा उस कैटेगरी पे। फिर माला एन और माला डी पे एक मतलब वर्सेस क्या बोल सकते हो, डिफरेंस बोल सकते हैं अपन इसको, तो कंबाइंड ओसीपी है दोनों। ठीक है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल इसमें भी 30, माला डी में भी, वो एन पे भी डी पे भी 30, नॉर्जेस्ट्रल का अमाउंट भी सेम है। बस माला एन जो है, ये माला एन, ठीक है, ये एन है यानी कि नो कॉस्ट। माला एन नो कॉस्ट के हिसाब से याद रखो कि भाई प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, और माला डी जो होती है वो 3 रुपए के रेट में तुमको मिलेगी बाहर। फिर नॉन हार्मोनल पिल कंटेन फेरस फ्यूमरेट फॉर आयरन सप्लीमेंटेशन। तो जैसे ये मोनोफेजिक और बाइफेजिक, तो जो बाइफेजिक वाले में 21 दिन जो चल रहे थे वो तो क्या थे, इथेनॉल एस्ट्राडायोल। अब बाकी के जो 8 दिन बच गए जैसे अपने महीने के, ठीक है, अपन एक स्टैंडर्ड मंथ लेके चलते हैं 28 डेज का, है ना। तो 8 दिन जो ये जो 21 डेज थे आपने इसमें इथेनॉल एस्ट्राडायोल दे दिया। अब 28 - 21, 7 दिन जो अभी रिमेन है, 7 दिन जो बच गए,
उस पे आप फेरस फ्यूमेट दे देते हो आयरन सप्लीमेंटेशन के। तो ये दो चीज में काम आ जाता है कि भाई जो फीमेल में अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं, फीमेल में अनीमिया बहुत कॉमन होता है, तो वो नहीं होता, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। और प्रिवेंट अगर किसी को अनीमिया है तो आप उसको क्योर भी कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट ओव्यूलेशन, ठीक है। एडवर्स इवेंट क्या हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। तो ये सबसे पहला तो एक चीज पूछते हैं भाई कि जो ओरल पिल्स है इसका कार्डियो मतलब एडवर्स इवेंट क्या है, तो एक कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट जिसमें ईस्ट्रोजेनिक एक कंपोनेंट जो होता है, ठीक है। तो एमआई या सेरिब्रोवेस्कुलर इफेक्ट या थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस बहुत इजीली ये कॉज करा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि स्टडी भी बनती है कि मतलब एमसीक्यू बेसिस पे भी कि भाई एक औरत है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेना चाह रही है, तो आप उसको किस ऐसा कौन सा एडवर्स रिएक्शन है, एडवर्स इवेंट है जिसके लिए आप उनको वार्न करेंगे। तो वहां पे थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, तो उसको आप टिक करोगे। फिर कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है। कार्सिनोजेनेसिस को भाई सर्वाइकल कैंसर के रिस्क इंक्रीज कर देती है, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और ओवेरियन कैंसर के ये रिस्क को घटा देती है, और मतलब ये पिल्स। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या है, ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज बीपी एच यानी हाइपरटेंशन, अल्टर लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल को भी अल्टर कर रही है। तो कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल या आपके जो कोलेस्ट्रॉल भी बोलेंगे ना, हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, ये करा सकती है। हेपेटोसेलुलर एडेनोमा करा सकती है, कोलेस्टेटिक जॉइंटिस करा सकती है, गॉल ब्लैडर डिजीज, कैंडिडियासिस, ये सारी चीजें। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है इसके, बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स में इसका बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलता है, फाइब्रोएडेनोमा और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। एंड फाइब्रोएडेनोमा भी रिलेटिवली काफी थोड़ा सा ज्यादा कॉमन हो चुका है यंगर फीमेल्स में। फिर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई, है ना। ओवेरियन कैंसर का रिस्क को ये घटा रहा है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहा है, ओवेरियन कैंसर के रिस्क को ये घटा रहा है 40% तक के। एंडोमेट्रियल कैंसर के भी रिस्क को ये घटा रहा है, ठीक है। तो दो कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहा है, तो दो को कम भी कर रहा है 50% तक के, ठीक है। बिनाइन ओवेरियन डिसीज, ओवेरियन सिस्ट, उसमें भी ये थोड़ी सी बेनिफिशियल इफेक्ट शो करती है। पीसीओएस में ये बेनिफिशियल इफेक्ट शो करती है, इसलिए कुछ जो पीसीओएस वाले पेशेंट्स हैं उनको ये ओरल पिल्स दी जाती है, ठीक है। ऐसा मतलब क्योर करने के लिए, पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, एंड साथ साथ उनको ऑब्वियसली कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉफिट या कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट मिल जाता है, प्रॉफिट नहीं बेनिफिट। फिर एक डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, उस पर भी हेल्पफुल है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके, एब्सोल्यूट ब्रेस्ट कैंसर, जेनेटल कैंसर, कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी, लिवर डिजीज, प्रेगनेंसी, हाइपरलिपिडेमिया, अगर इनमें से कुछ भी है तो भाई उसको पिल्स मत दो। रिलेटिवली क्या है, अगर 40 साल से एज ज्यादा है, स्मोकिंग और उसकी 35 साल से एज ज्यादा है और स्मोकिंग कर रहे हैं वह, फिर माइल्ड हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक रीनल डिजीज है, एपिलेप्सी है, गॉल ब्लैडर डिजीज है, तो भाई सोच समझ के दो, नहीं तो मत ही दो। हाउ टू प्रिस्क्राइब पिल्स विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे ही शुरुआती 5 दिन हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उस बीच में आप कहो कि भाई चालू कर दो पिल्स लेना। मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड पिल, तो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाता है कि मान लो मिस्ड पिल, अगर एक या दो पिल फर्स्ट वीक में मिस हो गई, तो टेक द मिस्ड पिल एज सून एज शी रिमेंबर एंड कंटिन्यू द शेड्यूल पिल, एनी बैकअप मेथड नॉट रिक्वायर्ड। इफ टेक द पिल आफ्टर 12 hours, मतलब इफ टेक्स द पिल मिस्ड पिल आफ्टर 12 घंटे के बाद वह वो जो भूल गई थी वो पिल, तब उसके बाद ले रही है, तो कंटिन्यू करो शेड्यूल पिल को, एंड बैकअप मेथड इसमें नीडेड रहेगा। नीडेड क्यों रहेगा भाई, पता चल पति तो मूड में ना, वहां गया करने को, तो आप कहोगे कि भाई यूज कॉन्डम फॉर फर्स्ट 7 days, क्योंकि अभी मेरी पिल भाई थोड़े से ऊपर नीचे हो गई, शेड्यूल में नहीं मैंने खाई, तो आप कहेंगे कि भाई कॉन्डम को यूज कर लीजिए, निरोध को यूज कर लीजिए फर्स्ट 7 days के लिए। फिर अगर मान लो 3 या मोर पिल्स, 3 या उससे ज्यादा पिल्स 14 दिन के अंदर या इन 14 days ऑफ मतलब स्टार्टिंग के 14 days से आपने मिस कर दी है, तो टेक फर्स्ट पिल एज सुन एज पॉसिबल, कंटिन्यू द शेड्यूल पिल, बैकअप इसमें भी आपको यूज करना पड़ेगा, यूज कॉन्डम फॉर फर्स्ट 7 days, कंसीडर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफ हैड इंटरकोर्स इन द लास्ट 72 hours, ठीक है। फिर 3 और मोर पिल्स इन द 3rd week, ठीक है। अब आपने चालू कर दी, 2 हफ्ते आपने अच्छे से जम के खाया एकदम टाइम टू टाइम, पर 3rd week में आके आपने हक दिया, आपने नहीं खाया,
तो टेक फर्स्ट पिल एज सून एज पॉसिबल, कंटिन्यू शेड्यूल पिल्स बट नॉट टू डिस्कार्ड द नॉन हार्मोनल पिल्स एंड स्टार्ट अ न्यू पैक द वेरी नेक्स्ट डे। क्या, ये जो नॉन हार्मोनल आयरन वाली है वो तो खा ही लो भाई, ठीक है, वो उसको मत फेंको फालतू में, एंड स्टार्ट अ न्यू पैक द वेरी नेक्स्ट डे। ठीक है, उसके बाद आप जो क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पिल आपने अभी ले ली, ठीक है, कंटिन्यू की शेड्यूल पिल्स को, एंड फिर उसके बाद जैसे ही खत्म हुई तो उसके बाद न्यू पैक आपने चालू कर दी, उसी दिन के बाद से रुके भी नहीं आप। बैकअप में भी वही यूज कॉन्डम्स, और अगर सेक्स किया है 72 आवर्स के अंदर पे तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लो, ये सब। कॉन्डम भी कब तक यूज करना है, 7 दिन तक के। मिस्ड एनी नॉन हार्मोनल पिल, यानी नॉन हार्मोनल में क्या था भाई, आयरन था, आयरन आपने मिस कर दिया तो डिस्कार्ड करो उस मिस पिल को, ठीक है, मत लो उसको, कंटिन्यू करो। मान लो आपने 22nd डे का आयरन पिल नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप 23rd डे का आयरन पिल लो और चलने दो। स्टार्ट द न्यू पैक एज यूजुअल, जब ये खत्म हो जाए ये डब्बा तो दूसरा डब्बा लो और उसको वैसे ही चलने दो। बैकअप इसमें रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आयरन मिस हुआ, आपने जो इथेनाइल एस्टर ऑयल है वो प्रॉपर ली है, एंड उसकी वजह से आपको कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट मिला है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की बात करते हैं, पीओपी, तो ये मिनी पिल्स या माइक्रो पिल्स के नाम से भी जानी जाती है। कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरॉन गिवन इन वेरी स्मॉल डोजेस थ्रू द साइकिल। इसमें कौन कौन से कंपाउंड, नॉर एथिस्टेरॉन और लीवोनॉर्जेस्ट्रल। लीवोनॉर्जेस्ट्रल काफी ज्यादा यूज होता है कमर्शियली आजकल। पुअर साइकिल कंट्रोल है, ठीक है, इंक्रीज प्रेगनेंसी रेट एंड कैन बी यूज ड्यूरिंग लैक्टेशन, यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो पुअर, इसमें प्रोजेस्टेरॉन पिल्स जो होती है ना, वो साइकिल कंट्रोल थोड़ा सा उसमें पुअर हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ जाता है, और कैन बी यूज ड्यूरिंग लैक्टेशन पे इसको यूज कर सकते हैं, पर फिर भी। फिर आते हैं इंजेक्टेबल हार्मोन्स या डिपॉट फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहले आता है डंपा, DMPA। एक डंपा है, डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका डोज कितना है, 150 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर 3 महीने के लिए। एक बार लो और सीधे 3 महीने बाद देखो, ठीक है। तो 150 mg का एक इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ठुकवाओ और 3 महीने बाद आओ, DMPA डंपा। तो डिपॉट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, एडवांटेज क्या है, हाईली इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, रिवर्सिबल है, डज नॉट इफेक्ट लैक्टेशन। साइड इफेक्ट क्या है, इरेगुलर साइकिल हो सकती है भाई, साइकिल ऊपर नीचे, डिसरप्शन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अवेलेबल अंडर अंतरा, तो ये अंतरा है नहीं, है अंतरा, कंटारा नहीं लिखा है, के नहीं है इसमें, ANTARA, अंतरा, अंटारा नहीं, एंट्रा नहीं, अंतरा, अंतरा प्रोग्राम अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो ये काफी पूछ लिया जाता है और बहुत लोग इसमें सर खुजाते रह जाते हैं। फिर एक आता है नॉर एथिस्टेरॉन इनैंथेट, नेट-एन के नाम से भी जाना जाता है। तो 200 mg IM 2 महीने बाद आओ, ठीक है, थुकवाओ नेट-एन, ठीक है, 200 mg IM और 2 महीने बाद आओ फिर सीधे। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। फिर आएगा अपना नॉरप्लांट। नॉरप्लांट का होता है सबडर्मल इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसे डंडी टाइप के नहीं होते, 6 साइलेस्टिक कैप्सूल्स कंटेनिंग 35 mg लीवोनॉर्जेस्ट्रल ईच। ये ईच ध्यान रखना, 35, जो 6 ऐसी है ना, छोट पतली सी ऐसी क्या बोलते हैं, लकड़ी नहीं, एक इतने छोटे छोटे से ना, ऐसे 6 इस टाइप के ना कैप्सूल्स ऐसे होते हैं एकदम पतले से, साइलेस्टिक कैप्सूल्स, जिसमें एक कैप्सूल में 35 मिलीग्राम लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है। तो टोटल कितना हो गया, 35 × 6, 210 मिलीग्राम। एक सेकेंड, कहाँ थे भाई अपन, नॉरप्लांट, तो ये 6 साइलेस्टिक 210 mg, 35 × 6, टोटल कितना हो गया 210 mg। आप एक बार में इधर ऐसे इम्प्लांट जो होता है ना, तो उसको आप कैप्सूल से रॉड्स, आपने ये इसको उसमें भी देखा हो ना 12th में, ठीक है, वो काली कलर की फोटो थी और ऐसे 6 ऐसे कैप्सूल जैसे रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है, आर इंसर्टेड बीनीथ स्किन ऑफ फोरआर्म। फोरआर्म की स्किन के ऐसे नीचे से अपन इंसर्ट कर देते हैं, प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन को। डिसएडवांटेज क्या है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इफेक्टिवनेस क्या है इसकी, 5 साल तक के लिए आप फ्री हो गए, ठीक है, एक बार ठुकवाया और सीधे आप 5 साल बाद आओ। फिर आता है सेंट क्रोमान। सेंट क्रोमान सहेली की जो गोली है, छाया के नाम से आजकल मिलती है भाई। पहले सहेली था, अब छाया हो गई, सहेली का नाम छाया है। तो छाया का क्या मोहमाया है कि भाई सिंथेटिक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल। सबसे पहली बात तो सिंथेटिक, आर्टिफिशियल बन रही है। केमिकल कौन सा यूज करते हैं, ऑर्मलॉक्सिफिन,
फिर इसका मैकेनिज्म एक्शन SERM, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर SERM एक्ट एज एस्ट्रोजन रिसेप्टर की तरह यूज करेगी, वर्क थ्रू अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एस्ट्रोजेनिक एंड पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी। डेवलप किसने किया था? CDRI लखनऊ, वही पढ़ते आ रहे हो कब से, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। डोज एंड फ्रीक्वेंसी ये ध्यान रख सकते हो तो रखो कि एक टैबलेट होती है 30 mg की, ठीक है, 30 mg की एक टैबलेट ट्वाइस अ वीक 3 मंथ के लिए, ठीक है। ये इसका लोडिंग डोज हो गया कि भाई शुरू के 3 महीने अगर कोई आए ना, कोई औरत और बोले कि मेरे को सहेली चालू करना, छाया को कैसे मैं खाऊं, ये छाया की छाया कैसे मिलेगी, तो उसको बोलना कि भाई 30 एक टैबलेट है 30 mg की, उसको 3 महीने तक के हफ्ते में 2 बार, मतलब आज मंडे आज एक खा ली और अब सीधे सैटरडे को एक खाई, हाँ, तो एक हफ्ते में कितना खा लिया तुमने? 60 mg, ठीक है। और ऐसा एक हफ्ते के में, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते, 4 + 4 + 4 टोटल 12 हफ्ते। तो एक हफ्ते में आपको कितनी खानी है? टोटल 60 mg, ठीक है। 60 mg को भी तोड़ोगे तो 30 mg आज खाली मान लो, फिर 3-4 दिन में, 5 दिन बाद फिर दूसरी, ठीक है। एक हफ्ते में 60 + 60 + 60, तो 12 हफ्तों में 180 mg आपको कंज्यूम करनी है, और उसके बाद देन 1 टैबलेट पर वीक चलेगा। 3 महीने के बाद आप फिर 1 टैबलेट पर वीक पे आ जाओगे। शुरुआत कैसे करोगे? एक टैबलेट 30 mg की ट्वाइस अ वीक इनटू 3 मंथ्स तक के, देन 1 टैबलेट पर वीक। फेलियर रेट इसका क्या है? 1.8 to 2.8 पर 100 वुमेन ईयर, तो काफी सही कॉन्ट्रासेप्टिव के अंडर पे आता है ये, क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल है तो इतना इफेक्ट भी नहीं होता उससे। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? बस इसका PCOD, या PCOD का एक फैंसी नेम जो मेडिकल टर्म यूज करते हैं, उसको स्टीन-लेवेंथल सिंड्रोम भी बोला जाता है। PCOD को, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को स्टीन-लेवेंथल सिंड्रोम भी कहा जाता है। वंस अ वीक पिल है ये। ओनली एंटी इम्प्लांटेशन एजेंट अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल यूज ग्लोबली। ये ऐसा एंटी इम्प्लांटेशन एजेंट है जो कि ग्लोबली यूज किया जाता है, या अप्रूव्ड है। फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर दैट इफ टेकन आफ्टर सेक्स मे प्रिवेंट प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम कॉन्ट्रासेप्शन इन केसेस ऑफ कंट्रासेप्टिव फेलियर, रेप, अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स, तो भाई उसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं। एक होता है मेथड यूएसपी एंड लैंसी मेथड, इसमें क्या करते हैं? कंबाइंड OCPs, और इसका रेजिमेन होता है एक्चुअली में। तो करंट रिकमेंडेशन क्या है? पिल्स विथ 30 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन, 4 पिल इमीडिएटली लो, फॉलोड बाय 4 पिल 12 घंटे बाद, ठीक है। 4 पिल, एक पिल में अगर 30 माइक्रोग्राम है, ठीक है, तो 4 120 माइक्रोग्राम, अगर 120 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन आप अभी लो, और फिर 120 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन आप 12 घंटे बाद लो, तो ये कहलाता है यूस्पेंड लेंसी मेथड का रेजिमेंट। एक स्टैंडर्ड मेथड है। स्टैंडर्ड मेथड में क्या हो गया? पिल्स विथ 50 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन, स्टैंडर्ड जहां आ गया तो क्या? स्टैंडर्ड पिल 50 माइक्रोग्राम या उससे ज्यादा का एस्ट्रोजन उसमें प्रेजेंट होगा, तो 2 पिल इमीडिएटली अभी लो, फिर 2 पिल 12 घंटे बाद। तो एक तरह से वही बात हो गई। 4 पिल में क्या था? 120, इसमें कितना है? 100 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन अभी, फिर 12 घंटे बाद 100 माइक्रोग्राम। फिर पिल विथ, अगर कोई ऐसी पिल है जिसमें 200 माइक्रोग्राम तक एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, तो एक पिल इमीडिएटली अभी और दूसरी पिल 12 घंटे बाद। तो इसके 3 रेजिमेन हो गए। अलग अलग कंपोजिशन पे आप अलग अलग अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन आप कंज्यूम कर रहे हैं, एस्ट्रोजन टैबलेट कंज्यूम कर रहे हैं। रेजिमेन हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, नहीं तो फिर हो गया, काम हो जाएगा, कांड हो जाएगा। रेजिमेन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट STD। कहां से करोगे भाई? पहले ही कहा, पहले तुमने रॉ लपेट लिया, अब तुम बोल रहे हो कि भाई STD से बचा लो, तो नहीं, ये रेजिमेन तुमको कंसेप्शन से बचा सकता है, STD से नहीं। मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से भी ये कह सकते हैं। मिनी पिल जो होती है POP, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, तो 0.75 mg लेवोनॉर्जेस्ट्रल टैबलेट। तो आजकल तो यही चल रहा है मार्केट में, जो आईपिल या तुमने सुना है ना, तो इस पे एक्चुअली में पहले तो 2 पिल्स आती थी, आजकल एक पिल आती है आईपिल, जिसमें होता है 1.5 mg लेवोनॉर्जेस्ट्रल, ठीक है। एक सिंगल पिल आएगी, 72 घंटे के अंदर उसे कंज्यूम कर लो, जितना जल्दी कंज्यूम करोगे उतना अच्छा है। 75 रुपए का उसका रेट चल रहा है आजकल, पहले 100 की आती थी, ठीक है भाई, बहुत बता दिया। फिर फर्स्ट टैबलेट विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स एंड सेकंड टैबलेट आफ्टर 12 आवर्स ऑफ
फर्स्ट डोज, ठीक है। 8.75 mg अगर इस तरह से, तो आप पहली टैबलेट अभी दोगे और फिर दूसरी टैबलेट 12 घंटे बाद। आईओडी इंसर्शन, अपन ने देखा आईओडी भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किया जा सकता है, तो मस्ट बी इंसर्टेड विद इन 5 days ऑफ कोइटस, 5 दिन ऑफ कोइटस के अंदर पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल प्रेगनेंसी ऑल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मीफेप्रिस्टोन को भी ऐसा यूज किया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, 10 mg वंस इन 72 आवर्स, 10 mg। फिर हाई डोज एस्ट्रोजन टैबलेट 5 दिन तक के चलने दो, ठीक है। कन्वेंशनल कंट्रासेप्शन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और एक होता है इंट्रासेप्शन। इंट्रासेप्शन क्या होगा, यूज्ड आफ्टर इंटरकोर्स। कन्वेंशनल कंट्रासेप्शन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंट्रासेप्शन आफ्टर इंटरकोर्स। मेल पिल, एक मेल पिल चलती थी भाई गॉसिपॉल, अब थोड़ा सा अपन जी के साइड में आ गया उससे, ये खत्म होने का ही है, 2-3 पन्ने बचे हैं। बाद मुक्ति भाई यहाँ से कितना बचा है, 1 सेकंड, इसकी माँ क्या 213, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, ठीक है। तो मीफेप्रिस्टोन हो गया, ये हो गया। मेल पिल, मेल पिल में गॉसिपॉल करके एक पिल होती थी जो कि कॉटन सीड ऑयल से बनी थी, चाइना वाइना वालों ने बनाई थी। तो इसमें दिक्कत ये हो गई थी कि भाई 6 महीने बाद ना इसमें एजोस्पर्मिया, मतलब सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, भाई स्पर्म कम होते पता चला इतने कि पूरी फैक्ट्री डाउन हो गई, परमानेंट इनफर्टिलिटी हो गई थी लोगों को 6 मंथ तक यूज करने के बाद कंटिन्यूसली। तो गॉसिपॉल फिर वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया, पर जिन्होंने यूज किया उनके तो लग गए। फिर नेचुरल मेथड, क्या है नेचुरल मेथड भाई, एक सेफ पीरियड रिदम मेथड, एक कैलेंडर मेथड, ठीक है, कि भाई इन दिन पे मुहूर्त निकाल के संभोग करना, तो ये नेचुरल मेथड का एक सेफ पीरियड मेथड हो गया, रिदम मेथड। फर्टाइल पीरियड, शॉर्टेस्ट साइकिल 18 दिन की, लास्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड होता है, लॉन्गेस्ट साइकिल 10 दिन। तो सेक्स अदर देन फर्टाइल पीरियड टाइम, ठीक है, तो 10 to 18 डेज के बीच में तो भाई बिल्कुल नहीं करना है, उसके बाद कर लो, ऐसा बोल रहा है, इस बीच में तो नहीं करना है ऐसा। ड्रॉबैक क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ सेफ पीरियड इन इरेगुलर साइकिल वुमेन, ये भाई तुम बता ही नहीं सकते, पता चला किसी की साइकिल अभी अगर मान लो 28 दिन की स्टैंडर्ड चलती है, किसी की भाई उसका हार्मोन डिस्टर्ब हुए, अब 24 दिन पे ही आ गया उसका पीरियड, तो दिक्कत हो गई ना। तुमने कैलकुलेशन कभी और की थी, किसी और दिन कहीं और निशाना, कहीं और तीर चला दिया, बस काम हो गया फिर तुम्हारा। फिर प्रोग्राम्ड सेक्स, एक तरह से प्रोग्राम्ड सेक्स भी हो गया ना कि भाई मतलब मशीन जैसा कि भाई आज मुहूर्त है, ओ या चलो, तो वैसा भी नहीं कर सकते आप। नहीं तो एब्सटेंट रिक्वायर्ड फॉर हाफ मंथ, भाई 15 दिन तक के लिए भाई ने कहा कि नहीं आप 15 दिन तक के लिए नहीं करेंगे, 15 दिन फिर लपक के करेंगे, तो ये प्रोग्राम मशीनों जैसा क्या चालू कर दिया। फिर हाई फेलियर रेट 9 per 100 वुमेन ईयर, तो उस हिसाब से भी भाई अपन नेचुरल मेथड को इतना ज्यादा नहीं यूज करते, ये रिदम मेथड को इतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। एक है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, ये तो बहुत ही अलग ही लेवल की मेथड है कि डिपेंड ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर एट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पे ना हल्का सा क्या बोलते हैं, गर्मी बढ़ जाती है, 0.3 to 0.5%, 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस हीट हो जाती है, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्यों, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है ना, इसके वजह से। अब बात यह है कि इस बीच में भी तुम्हारा मतलब कि थर्मोमीटर लेके घूमोगे कि पूरे टाइम कि भाई हाँ मैं थर्मोमीटर चेक को नहीं है कि रीडिंग लेकर बैठे हो तुम, तो ये भी उतना अच्छा मेथड नहीं है। अच्छा क्या, बिल्कुल ही अच्छा मेथड नहीं है। फिर एक होता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड या बिलिंग मेथड या फिर ओवुलेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, तो ये तो वही है कि भाई आपका मतलब सर्वाइकल म्यूकस को चेक कैसे करोगे, उंगली डाल के क्या चिल्लर बटोरोगे क्या अंदर। तो ओव्यूलेशन वाटरी, जब ओव्यूलेशन होता है तो वाटरी स्लिपरी क्लियर प्रोफ्यूज एग वाइट डिस्चार्ज होता है, और आफ्टर ओव्यूलेशन थिकन्स इन लेसेंट क्वांटिटी, नॉट अ गुड मेथड। ठीक है, म्यूकस देख के बता रहे हैं। सिम्टो, अब मान लो किसी को इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, बस भाई हो गया, रबड़ी निकल गई। और फिर सिम्टोथर्मिक मेथड, ये भी टेम्परेचर सर्वाइकल म्यूकस कैलेंडर ये सब का मिक्सचर, नहीं बकवास है। कोइटस इंटरप्टस, ये काफी ज्यादा कह रहे मेरा पुल आउट गेम बड़ा अच्छा है, आओ एजिंग करके दिखाता हूँ, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वॉलंटरी फर्टिलिटी कंट्रोल, हाईएस्ट फेलियर रेट भी इसी का है। भाई कर लिया आपने एजिंग, लिविंग ऑन द एज हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गई, आ जाओ गायनेक वार्ड में। फिर सेक्सुअल एब्सटिनेंस, ठीक है, ओनली मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल विच इज कम्प्लीटली इफेक्टिव। क्या, अरे मैंने डाला ही नहीं तो भाई फिर बच्चा कैसे होगा, सीधी सी बात है।
सबसे अच्छा मेथड भाई सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही आजकल फॉलो करने लग गए हैं, और कुछ लोग अपनी नामर्दानगी को भी छुपाने के लिए सेक्सुअल एब्स्टिनेंस का सहारा लेने लग गए हैं। मजाक कर रहा हूँ। परमानेंट कंट्रासेप्शन मेथड में क्या आ जाता है, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन, जिसको मिनी लैप ट्यूबेक्टोमी विद इन 7 days आफ्टर। एक मिनी लैप ट्यूबेक्टोमी भी चलती है, और एक होती है लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल ऑक्लूजन फीमेल स्टेरिलाइजेशन पे। ठीक है, कब करते हैं मिनी लैप वाले को, विद इन 7 days आफ्टर स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन और 6 weeks आफ्टर पोस्टमार्टम। फिर क्राइटेरिया क्या है इसका, मैरिड होनी चाहिए, शादीशुदा। ठीक है, 22 से 39 साल के एज होनी चाहिए, एटलीस्ट एक बच्चा तो हाथ में होना ही चाहिए, उसके बाद ही हम आपका सील पैक करेंगे, मतलब का मतलब अलग कर देंगे हिसाब किताब। नहीं तो बस आप ना आए और आपने कहा कि भाई मतलब आप आज आपका मूड है, आप गुस्से में हो कि भाई मैं स्टेरिलाइजेशन करा लेती हूँ। अब आपका 4 साल 5 साल बाद आपका हुआ कि यार नहीं यार, एक बच्चा तो होना चाहिए था, तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये परमानेंट मेथड है, देयर इज नो कमिंग बैक। इसलिए एटलीस्ट यू हैव एटलीस्ट वन टाइम यू शुड हैव द कम। ठीक है, तो वही बात है, एटलीस्ट वन चाइल्ड होना चाहिए। यू शुड कम बिफोर कमिंग फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन, have you should at least come. नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ सेल्फ स्टेरिलाइजेशन, या स्पाउस की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए पहले से भी। साउंड माइंड होनी चाहिए कि भाई मतलब होश व हवास में हो। अगर मेंटली इल है तो सर्टिफाइड बाय साइकेट्रिस्ट एंड स्टेटमेंट ऑन साउंडनेस ऑफ माइंड बाय लीगल गार्जियन स्पाउस। ठीक है, फिर मेल स्टेरिलाइजेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मैरिड होना चाहिए, 22 से 60 साल के बीच का होना चाहिए भाई बंदा, एटलीस्ट वन चाइल्ड इसका भी होनी चाहिए मतलब। ठीक है, नो हिस्ट्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ सेल्फ और स्पाउस, पहले से कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं, पहले क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन का ना एक योजना चलती है भाई, इस पे आपको कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, 2,000 या 3,000 रुपए, और साथ साथ कुछ गिफ्ट मिल जाता है। गिफ्ट में तो मैंने देखा है बचपन पे कैसरोल मिलता था भाई, रोटी रखने का डब्बा वब्बा। तो कुछ लोग पता चला कि भाई 3,000 रुपए लेने के चक्कर में एक बार करा चुके, अब बोले फिर से आ गए। नो हिस्ट्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए। मेथड क्या है इसमें, वेसेक्टोमी या कन्वेंशनल वेसेक्टोमी बाय ट्रेन्ड एमबीबीएस डॉक्टर। एक एनएसबी नो स्कैल्पल वेसेक्टोमी भी होती है, जिसमें स्कैल्पल का यूज नहीं करते, हल्का सा होल करते हैं, उसके बाद लेप्रोस्कोपी से ही पूरा सब खेल कर जाते हैं। प्रोसीजर क्या है वेसेक्टोमी की, रिमूव मिनिमम 1 सेंटीमीटर ऑफ वैस डिफरेंस का 1 सेंटीमीटर आपको रिमूव करना है। पर्सन इज नॉट स्टेराइल अंटिल आफ्टर 30 इजैकुलेशन या 3 month पोस्ट वेसेक्टोमी। तो भाई ये चीज ध्यान रखो, नहीं तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं, ये चीज मतलब एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि भाई उस बंदे को बोलना है कि भाई अभी 3 महीने तक के आपको कॉन्डम्स का यूज करना है। ठीक है, नहीं तो आपने आज कराया, आज आपने नसबंदी कराई, कल आपने बंदी पकड़ी और फिर बस हो गया कांड। आपने कहा, फिर आप केस करने आ गए कि हमारी तो नसबंदी हुई थी, फिर ये बच्चा किसका आ गया। तो अब फिर आप पड़ोसी पे, या क्या बोलते हैं, सरपंच पे आप एलिगेशन लगाएं। ठीक है, उससे पहले आप अपने दामन पे झांक के देखिए, या तो हफ्ते भर में 30 बार मार दीजिए और खत्म कीजिए इस किस्से को, नहीं तो 3 मंथ तक के आप कॉन्डम का यूज कीजिए। नो स्कैल्पल वेसेक्टोमी या की होल वेसेक्टोमी पे आफ्टर 30 इजैकुलेशन 3 month पोस्ट वेसेक्टोमी मेल स्टेराइल होता है। आप अवॉइड बाथ फॉर 24 आवर्स आफ्टर वेसेक्टोमी। ठीक है, 24 घंटे तक के नहाना नहीं है वेसेक्टोमी के बाद। एक टी बैंडेज आती है फॉर सपोर्ट फॉर 15 days, तो वो लगा लो। अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट्स फॉर 15 days, क्योंकि भाई हल्का सा खोल किया है ना, तो ऑब्वियसली हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए एकदम अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट्स। ठीक है, तो इसमें आपका सुबह की दिन की मजदूरी और रात की टांग उठाई, ये सब काउंट होता है 15 दिन तक के। आफ्टर इफेक्ट ऑफ वेसेक्टोमी, आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है वेसेक्टोमी के, हेमेटोमा हो सकता है, स्पर्म ग्रैन्यूल्स जो कि 7 मिलीमीटर डायमीटर 10 से 14 दिन आफ्टर, तो ये भी मिल सकता है आपको एजैकुलेशन के टाइम पे। फिर वेसेक्टोमी मोस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्शन मेथड, फेलियर रेट इसका 0.15 पर 100 वुमेन ईयर। कंफर्मेशन ऑफ सक्सेसफुल वेसेक्टोमी, स्मीयर ऑफ स्क्वीज ऑफ वास बाय राइट स्टेन। तो मतलब कि भाई एक स्मीयर बनाते हैं अपन पैथोलॉजी में, और उसमें देखते हैं कि भाई कहीं आपके पास डिफरेंस है उधर कहीं पे
स्पर्म तो नहीं है, अगर स्पर्म है तो भाई आपकी वेसेक्टोमी अनसक्सेसफुल रही। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ वेसेक्टोमी मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास्ट डिफरेंस। के भाई पता चला वास्ट डिफरेंस की जगह आपने कोई और कॉर्ड थे, कुछ और था, उसको काट कूट के जोड़ दिया, कोई आर्टरी वेन कुछ किसी और चीज को, बस वो फिर लगा एकदम धक्के दिए जा रहा है बस इधर। उसने कहा मेरी तो वेसेक्टोमी हुई थी जबकि नहीं। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है फेलियर वेसेक्टोमी का ये। एक एजर करके ESS एश्योर, एक्चुअली मैं एजर बोल रहा हूँ, मैं एश्योर करके एक चीज होती है, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर फॉर वुमेन इन USA। तो अगर कोई US वुमेन बोलेगी मेरे को एश्योर हो चुका है, मेरा ये एश्योर प्रोसीजर डन है, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन हो चुका है उसका। पोस्ट कंसेप्शन मेथड फॉर टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, MTP एक्ट। MTP एक्ट के बारे में तो तुमको पता ही होगा भाई। अबॉर्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ फीटस बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, मतलब 28 हफ्ते ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन के 28 हफ्ते पहले तक के तुम इस फीटस को रिमूव कर दोगे तो अबॉर्शन कहलाएगा। लीगली इसकी डेफिनेशन यही है। ऑप्टिमल टाइम फॉर अबॉर्शन इज अप टू 8th वीक ऑफ जेस्टेशन। इंडियन लॉ बोलता है 20 हफ्ते तक के, ठीक है। आइडियली 8 हफ्ते, इंडियन लॉ बोलता है 20 हफ्ते तक के आप करा लो। MTP एक्ट कब आया था? 1971, पास हुआ था 1972। इंडिकेशन क्या है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, प्रेगनेंसी एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, यूजेनिक भी हो सकता है, जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल एनामली हो, थेरेपेटिक एंड पोज रिस्क टू मदर, और सोशल कंट्रासेप्टिव फेलियर, इसकी वजह से भी आप MTP ऑप्ट कर सकते हैं। फिर रिटर्न कंसेंट ऑफ गार्जियन, वुमेन इज नॉट मेंटली साउंड, कब जरूरत होगी रिटर्न कंसेंट की या गार्जियन की? कि जब वुमेन मेंटली साउंड नहीं कर रही हो या फिर 18 साल से उसकी कम एज हो तब। पीरियड ऑफ जेस्टेशन इज लेस देन 20 वीक्स, तो 0 to 12 वीक्स एक डॉक्टर, और अगर 12 से 20 हफ्ते तक का अगर हो चुका है वो फीटस तो फिर 2 डॉक्टर की आपको राय लेनी पड़ेगी, राय मशवरा देना पड़ेगा, अपन को कंफर्मेशन देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर क्या है? MD गायनेक होनी चाहिए या 6 मंथ हाउस मैनेजर, तो ये सब एक्सपीरियंस, या तो उसका 20 से 25 सुपरविजन करना चाहिए MTP का, ये सब चलता रहता है। मेडिकली अपन किसका यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? मेडिकली अपन जो MTP या अबॉर्शन के लिए मीफेप्रिस्टोन और मीसोप्रोस्टोल का कॉम्बिनेशन होता है उसको यूज करते हैं। सर्जिकली एक EV होता है, इलेक्ट्रिक वैक्यूम एवैक्यूएशन, कि भाई एक वैक्यूम को अपन अंदर पुट करते हैं और जस्ट वैक्यूम से पूरा सारा माल मटेरियल सक हो जाता है और सारी चीजें साफ सफा होके निकल जाती है। तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन भी होता है, एक DNC डायलेटेशन है, क्यूरेटाज। तो क्यूरेटाज में ऐसा छील देते हैं, मतलब ऐसे डायलेट करेंगे और ऐसा उसको ऐसा ना निकालते हैं पूरा, जैसा आइसक्रीम निकालते हैं ना वैसे ही बच्चा निकाल रहे हैं क्यूरेटाज में, DNC में। तो यहाँ पे भाई होता है खत्म, ठीक है। ये वाला अभी ये बचा कुचा पार्ट पूरा कंट्रासेप्टिव मेथड का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, टाटा बाय बाय।